एटलीस्ट टेररिस्ट की भाषा तो नहीं बोलता हूँ ना। मैं एटलीस्ट अफजल गुरु के नारे नहीं लगाता। मैं एटलीस्ट ये नहीं कहता कि जो सेना वाले हैं वो बलात्कार करते हैं। मैं इसलिए नहीं कहता कि अफजल तेरे जिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं। इस देश में अगर कुछ भी होगा तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज और सबसे सर्वोच्च चीज अगर कुछ है तो हमारा संविधान है। और पूरे संविधान में कहीं भी नेशनल वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जब नेशनल वर्ड का ही इस्तेमाल नहीं किया गया है तो फिर एंटी नेशनल शब्द का होने का कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ एक बार नेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है और हर जगह इंडियन स्टेट बोला गया है। और हमारे देश की जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। पहले तय कर लीजिए कि कश्मीर हमारा हिस्सा है कि नहीं है। मेरा मानना है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है। और कश्मीर के जो लोग हैं उनके ऊपर बात करना, एक भारतीय के ऊपर बात करना कोई बुराई नहीं है। हीरो हमारे लिए वही होगा जो देश के लिए अच्छी बात करेगा। जो देश के विरोध में बात करेगा वो हमारा हीरो कैसे बन सकता है? कैसे इस यूनिवर्सिटी के लोग एक ऐसे इंसान का अभिनंदन कर सकते हैं जिसको जमानत मिली है? मैंने सुना कल भी कुछ लोग आ रहे हैं और यहां पर एक विक्ट्री मार्च निकाला जा रहा है। तो भाई जमानत से जो वापस आए वो ओलंपिक हिंदुस्तान के लिए जीत के नहीं आया है। और देश की जनता से बनती है। अगर जनता के पास रोजी रोटी नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, उनके पास शिक्षा नहीं है, रहने को घर नहीं है और घूमने फिरने के लिए, आने जाने के लिए अगर ट्रांसपोर्ट की अच्छी व्यवस्था नहीं है तो देश के सामने देशभक्ति का सबसे बड़ा चैलेंज सबको रोटी देना, सबको रोजगार देना और सबको शिक्षा देना, सबको स्वास्थ्य देना होता है, ना कि राजद्रोह जैसे काले कानून का इस्तेमाल करके अपने देश के नागरिकों को, अपने नौजवानों को, अपने विद्यार्थियों को आप उस तरह से व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ जैसे आप आज अंग्रेज बन गए हैं और हम जैसे भगत सिंह के सिपाही बन गए हैं। अगर आप अंग्रेज बनने को तैयार हैं, अगर आप सेडिशन जैसे काले कानून का इस्तेमाल करने को तैयार हैं तो हमें कोई गुरेज नहीं भगत सिंह बनने में, हम भगत सिंह बनने को तैयार हैं। अब हर चीज में बहस होने लगी है। क्या भारत माता की जय का नारा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? ये कोई बहस ही नहीं है। ये क्या बहस है? अगर हम मां को मां ना बुलाएं, माता जी चलो बुला दें, मदर बुला दें, मम्मी बुला दें, बट अम्मी बुला दें, पर है तो मां ही ना। मैंने कल एक ट्वीट किया कि भारत जो नेशनलिज्म की असली जो डेफिनेशन है वो है भारत माता की जय, रेस्ट ऑफ देम आर एस्केप रूट्स। मेरी राजनीति से आप असहमत हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आज सिर्फ जेएनयू का मसला नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में विश्वविद्यालयों के ऊपर हमला हो रहा है। इसलिए लड़ाई सीधी है, तानाशाहों के खिलाफ लोकतांत्रिक लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और राइट के खिलाफ जो भी लोग बोल रहे हैं वो सारे लोग लेफ्ट हैं। इस यूनिटी की इस देश में जरूरत है। मैं अपने अंदर के हिंदुस्तानी को हमेशा जिंदा रखूंगा और आखिरी सांस तक जिंदा रखूंगा और इसके लिए मुझे कोई ताकत नहीं रोक सकती। कोई ताकत है ही नहीं सर। आप आजादी की बात कर रहे थे सर, क्रांति की बात कर रहे थे। कोई क्रांति तो यही है, जैसा कि विवेक ने कितनी अच्छी तरह से बोला, ये है क्रांति। इतनी सारी आजादी, आपका नाम जेएनयू का जो नाम है वो आपकी वजह से, वो देशभक्ति के नाम से जाएगा ना। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमेशा आपके आसपास यदि कुछ गलत हो रहा है उसको रोकना आपकी जिम्मेवारी है। छोड़ दीजिए प्रेसिडेंट होने की बात, एक साधारण विद्यार्थी की कैपेसिटी से अगर हमारे आसपास कुछ गलत होगा तो मैं उसे रोकूंगा। यही नागरिक होने का धर्म है। और इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज माननीय अनुपम खेर जी हमारे कैंपस में आए हैं और मेरे वो पसंदीदा अभिनेताओं में से एक रहे हैं। और कुछ लोगों ने कहा कि इनका विरोध करना चाहिए। हमने कहा नहीं, दुनिया को बताना है कि जेएनयू क्या है। जेएनयू हमेशा वाद विवाद के कल्चर को बढ़ावा देता है, लोगों को बोलने का मौका देता है और वो जो बोलते हैं उससे वो इत्तेफाक रखते हुए अपनी राय को रख सकता है, उनके समर्थन में, उनके विरोध में। लेकिन किसी का भी बोलने की आज़ादी को रोकना ये हमारा काम नहीं है, ये हमारे देश के संविधान के साथ नहीं है।
कि मुस्कुरा दे जो देश के बारे में बुरी बात करता है। अच्छा कहां रहता है तू बेटा? हिंदुस्तान में रहता है ना? कोई बात नहीं, बुराई कर ले। तेरे को इतनी आजादी तो है, तेरे को इतना मौलिक अधिकार तो दिया है कि तू बुराई कर सकता है। मैंने सुना कि यहां पर किसी ने कहा कि देश से नहीं देश में आजादी चाहिए। कि से और में मतलब क्या? मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो रूल हम अपने देश में अपने घरों में अपनाते हैं वही रूल हमें अपने देश पे अपनाने चाहिए। तो अगर घर में हम कह सकते हैं कि मुझे घर से नहीं घर में आजादी चाहिए, कोई कह सकता है? कि मुझे भरोसा संविधान में कोई आज नहीं हुआ है। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर हूं। 1936 में बना, इस देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। और जिन शिक्षित लोगों की आप बात कर रहे हैं, अगर आप उनके दादा परदादा पिताजी की जानकारी लेंगे तो वो सब ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के मेंबर थे। और आपके अटल बिहारी वाजपेयी भी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के मेंबर थे। ये जानकारी आपको होना चाहिए। जब वो सरकारी गवाह बन गए अंग्रेज की तरफ से, तब उनको संगठन से निकाल दिया गया था। ये आपका इतिहास है, ये अंग्रेजों के साथ जाने का आपका इतिहास है। हम देश की आजादी के लिए लड़ने वाले लोग हैं। देश में किस चीज से आजादी चाहिए, इस बारे में बात करते हैं। देश में आपको इस चीज से आजादी चाहिए कि भूखमंगी से आजादी चाहिए? आपको भूखमंगी से आजादी चाहिए। आपने क्या किया भूखमंगी हटाने के लिए? आपने खुद ने क्या किया देश के निर्माण के लिए, सिवाय इसके क्रिटिसाइज करने का? आपका खुद का क्या योगदान है देश को बदलने के अंदर? बेटा, क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है। एक बिल्डिंग को ढहाने में 1 सेकंड लगता है, उसको बनाने में बहुत साल लगते हैं। ये बिल्डिंग में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी ऐसी भाषाएं हुई होंगी, बहुत सारे ऐसे भाषण होंगे। ये आज भी प्रमाण है, खड़ी ऐसी की तैसी। भारत में अगर नारा होना चाहिए तो वो नारा होना चाहिए, हम क्या चाहते? आजादी, भूखमरी से आजादी, गरीबी से आजादी, बेरोजगारी से आजादी, मनुवाद से आजादी, जातिवाद से हमको आजादी चाहिए। और जो लूट मची हुई है इस देश के अंदर, एक लूट मचा है। और वो लूट क्या है? वित्तीय पूंजी की लूट मची है। कहते हैं एफडीआई होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एफडीआई का मात्र 15% उत्पादन में जाता है। बाकी सारा माल सट्टा बाजार में बैठकर इधर से उधर, उधर से इधर होता है। इसीलिए इस देश के लिए अगर कोई पॉलिटिकली करेक्ट स्लोगन हो सकता है तो वो स्लोगन ये हो सकता है, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। आप बार बार कहते हैं कि मेरे माता पिता बहुत गरीब थे, मेरे माता पिता गरीब है। अरे बेटा, तू इतने सालों बाद यहां आया, इतना रहा, वो तो बेचारे वैसे के वैसे फिर भी गरीब रहे। आपने क्या योगदान किया उनके बच्चों की जिंदगी में? मेरे पिताजी की तनख्वाह 90 रुपए थी। जब मुझे पहला स्कॉलरशिप मिला 200 रुपए का, मैंने 110 रुपए घर में भेजे। ये मेरा योगदान था। तो अगर आपको यहां की एक खास किस्म की फिलॉसफी से लगाव है और उससे न सिर्फ देश को फायदा हो रहा है, बल्कि न केवल आपके परिवार वालों को भी फायदा नहीं हो रहा, वो आज भी बेचारे गरीब हैं, उनकी तो जिंदगी बदल दो कम से कम। आप यहां पढ़ने आते हैं, पढ़िए, देश के बारे में बात करिए, नेतागिरी करिए, हम सबने की है नेतागिरी, बट देश के खिलाफ नेतागिरी मत करिए। अच्छी बात है कि आप गरीब हैं और गरीबों की बात करते हैं, मैं भी हूं, लेकिन मैं इस बात को लेकर के कोई व्यापार नहीं करूंगा कि मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। गरीब अगर आप हैं तो गरीबी के पक्ष में बोलिए। बहुत सालों बाद देश को एक बहुत अच्छा प्रधानमंत्री मिला है। मैं दंग रह गया कल उनका सूफी फेस्टिवल में। सूफी फेस्टिवल में क्या 2 साल पहले देश में गरीबी नहीं थी क्या? 16 करोड़ लोग सरकारी आंकड़ों में अपना नाम दर्ज कराए हैं कि मैं रोजगार हूं, माननीय मोदी जी हमको रोजगार दें, हमको शिक्षा दें। 16 करोड़ लोगों ने अपना नाम रजिस्टर कराया है इस देश के अंदर।
आप 125 करोड़ लोगों की बात करते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि 125 करोड़ लोगों के पक्ष में अगर कुछ कहना है तो दाल रोटी का कानून पास करवा दीजिए आपकी सरकार से। हमारी तो कोई पार्टी नहीं है, मैं सीपीआई का मेंबर नहीं हूं, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर हूं। मोदी जी के पास मेरा संदेशा पहुंचा दीजिएगा और शिक्षा मंत्री जी से कहिएगा, माननीय स्मृति ईरानी जी से, कि हमारा छात्रवृत्ति दे दें, हमारा वजीफा दे दें। उम्र भर अपने ही गिरे बांह से उलझने वाले, तू मुझे मेरे ही साए से डराता क्या है? एक नया फैशन शुरू हो गया है कि लेट्स क्रिटिसाइज दिस कंट्री, लेट अस से समथिंग नास्टी अबाउट आवर कंट्री, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज नॉट वर्किंग आउट इन द कंट्री, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज नॉट हैपनिंग इन द कंट्री। मेरे दोस्तों, उन सबको मेरा ये पैगाम है, अगर आप ये फहरिस्त बताएं कि व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री, तो कन्याकुमारी से देश कश्मीर तक एक पूरी लाइन खींची चली जाएगी, इतना सब कुछ हो रहा है देश में। अगर मेरी जिम्मेवारी फिक्स कर रहे हैं साहब, तो गृह मंत्री जी का भी फिक्स कीजिए। नकली ट्वीट पे रीट्वीट कर दिए तो इस देश के अंदर अगर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है तो उसकी जिम्मेवारी पहले वाइस चांसलर की होगी, लोकल एरिया की पुलिस की होगी, उसके ऊपर सरकार की होगी, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी होगी। एक कमजोर कंधे पे पूरा देश रख दिए हैं और देश को जो विकास का सपना दिखाया था उन पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं।